हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बता रही हूँ कि संस्कृत व्याख्या कैसे करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की आती है। तो इसी का मैं पहले बॉडी बता रही हूँ कि हमें इसे 2 भागों में 2 पार्ट में रखना है। पहले में प्रसंग और दूसरे में व्याख्या। अगर हमें ये नहीं पता कि जिसकी हमें संस्कृत व्याख्या दी जा रही है उसमें किस विषय के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे। अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ सह प्रसंग कर देंगे। तो प्रसंग में हमें सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक, अगर श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे, गद्यांश है तो यहाँ गद्यांश लिखेंगे और पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे। मानी प्रस्तुत के बाद इन तीनों में से एक लिखना है। अगर श्लोक की संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं तो श्लोक लिख देंगे, गद्यांश की कर रहे हैं तो गद्यांश लिख देंगे और पद्यांश की कर रहे हैं तो पद्यांश लिख देंगे। अस्माकम यानी हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तकस्य, और यहाँ हम लिखेंगे उस पाठ का नाम। पूरी तरह पता होने पर, पूरी तरह पता होना चाहिए हमें कि ये इस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ हमें पाठ का नाम लिखना है। बाद में लिखना है पाठात उद्धृतो अस्ति या अवतरितो अस्ति। ये चीज़ हमें इसमें प्रसंग में लिखनी है। जैसे एक श्लोक की मैं व्याख्या बता रही हूँ, प्रसंग में तो हमें ये लिखना ही है। श्लोक है जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इसकी संस्कृत व्याख्या बिल्कुल सरल उसमें बता रही हूँ। तो व्याख्या लिखने के बाद जो हमारे पेपर में जो श्लोक रहेगा तो उसका हमें पहला शब्द लिख के और बीच में डैश डैश करके बाद वाला शब्द लिख देना है। उसके बाद हमें उससे में व्याख्या शुरू करनी है। तो व्याख्या है जैसे शुरू की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किसकी? खलस्य, दुष्ट व्यक्ति की। तो शुरू में यहाँ से लेना है खलस्य। तो खलस्य विद्या विवादाय कोमा धनम मदाय कोमा शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति। तो इसकी मतलब स्पष्ट लाइन बन गई है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। अब उसके बाद साधुर विपरीतम एतत्, साधु उसके विपरीत होते हैं। साधु का मतलब यहाँ वैसे कोई साधु से नहीं है, मतलब जैसे चोटी वाले साधु से या कुछ ऐसे साधु से नहीं है। यहाँ इसका मतलब है सज्जन पुरुष से। तो यद्यपि साधु पुरुषस्य यानी साधु पुरुष की, सज्जन पुरुष की विद्या किसके लिए? ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, दानाय, शक्ति रक्षणाय च भक्ति, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। अब हमें ये दोनों का ये श्लोक है, उसमें साधु सज्जन लोग और दुष्ट लोग के स्वभाव के बारे में बताया है कि उनकी चीज़ें क्या क्या काम आती है, उनके जो गुण हैं वो क्या क्या काम आते हैं। तो यहाँ हमें अंत में लिख देना है उभयउ स्वभावो विपरीतम एतत् वर्तते, कि दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो ये मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया है। और ये तो हमें प्रसंग तो ये तो बिल्कुल रट लेना है कि इस तरह से ये अगर इतना भी हमें लिख के आते हैं तो आपको 1 या 1.5 नंबर आराम से मिलेगा, क्योंकि ये बटा हुआ होता है। 2 नंबर का प्रसंग होता है और 2 नंबर की व्याख्या होती है। तो अब मैं आपको स्वराष्ट्र गौरवम जो मैंने अभी रिवीजन करवाया है पिछले दिनों, तो उसकी मैं संस्कृत व्याख्या करवा रही हूँ। तो इसमें पहला श्लोक मैं बता रही हूँ। तो पहला श्लोक उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ ही गया होगा। इसका हिंदी अर्थ, जब हिंदी अर्थ मतलब ज़रूरी होता है, हिंदी अर्थ अगर हमें नहीं आता है तो हम उसकी संस्कृत व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो संस्कृत व्याख्या के लिए हमें इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। तो अब इसका हम अब यहाँ पर हमें ये पता है
कि इसमें मतलब किसके बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम यहाँ सप्रसंग लिख रहे हैं। तो सप्रसंग में वही लिखना है। प्रस्तुत ये श्लोक है, तो प्रस्तुत श्लोक अस्माकं स्पंदना पाठ्य पुस्तकस्य। अब पाठ का नाम हमें अब पूरी तरह से कन्फर्म है, पता है कि ये स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है। तो स्वराष्ट्र गौरवम पाठात अवतरितो अस्ति। अब ये भी पता है यहाँ पर कि इसमें हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत देश है, उसकी भौतिक स्थिति का परिचय दिया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे अस्मिन् श्लोके, यानी इस श्लोक में कवि भारतस्य भौतिकम परिचयम प्रस्तुतम करोति, कि इस श्लोक में कवि ने भारत के जो का भौतिक परिचय प्रस्तुत किया है। अब इसकी व्याख्या में वही बताया था कि पहला शब्द लिख के डैश डैश करके अंतिम शब्द को लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है। तो इसका था कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, वह भारतवर्ष नाम का देश है, जहाँ भारतीय प्रजा संतति माने संतान रहती है। तो इसका अर्थ हमें पता है। तो अब हम यहाँ संस्कृत व्याख्या बना सकते हैं कि यत, यहाँ पर यह आया है, इसका मतलब जो, तो यह देश, जो देश हिंद महासागर के उत्तरश्याम दिशि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर दिशा में स्थित यानी स्थित है। यत च और हिमालय पर्वतात यानी हिमालय पर्वत से दक्षिणश्याम दिशि स्थित दक्षिण दिशा में है, यानी जो देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है। यद भारतीय प्रजावस्ती, और जहाँ भारतीय प्रजा रहती है, तो यद और तद दोनों अव्यय शब्द है और जोड़े में है, तो यहाँ पहले यद लगाएंगे फिर तद लगाएंगे। तो यद भारतीय प्रजावस्ती तद एक भारतम नाम राष्ट्रम अस्ति, कि जहाँ भारतीय प्रजा रहती है वही एक भारत नाम का राष्ट्र है, देश है। तो ये हो गई हमारे स्वराष्ट्र गौरवम के पहले श्लोक की व्याख्या। तो बच्चों, संस्कृत व्याख्या करने के लिए अब आप समझ गए होंगे कि श्लोक का अर्थ आना कितना ज़रूरी है। कि अगर श्लोक हमें अच्छे से पता है कि कौन से पाठ से लिया गया है और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है और क्या इसका हिंदी अर्थ बन रहा है, तो आपका जो सप्रसंग है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि उसमें आप पाठ का नाम भी बिल्कुल सही लिखोगे और उसका अगर जो संदर्भ है वो भी सही लिखोगे, तो इसके तो 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये संस्कृत व्याख्या अगर आपने नहीं भी याद की है तो आप इसे अर्थ से बनाकर भी कर सकते हो। तो आपको ये बहुत अच्छे से पहले हर श्लोक का हिंदी अर्थ समझना है। धन्यवाद।